हाँ ठीक है। ठीक हो गया। अब हमारा सवाल है कि जो बेस्ट मैनेजमेंट है रूट कैरीज की वो कौन सी होती है, कोई बताएगा? बेस्ट मैनेजमेंट क्या होती है रूट कैरीज की? जीआईसी। मैनेजमेंट पूछ रहा हूँ मैं, रेस्टोरेशन नहीं पूछ रहा, सवाल को समझिएगा। प्रिवेंशन। प्रिवेंशन। ठीक हो गया, प्रिवेंशन बेस्ट मैनेजमेंट है। लेकिन अगर ये वाइवा में पूछा जाए या शॉर्ट ऐसे में पूछा जाए तो आपको एक एल्ग्रोथ्रम बना हुआ है चैप्टर 5 के अंदर। समिट का चैप्टर 5 है, उसके अंदर रूट कैरीज का एल्गोरिथ्म बना हुआ है, यानी कि एक चार्ट बना हुआ है। उस चार्ट कुछ यूं है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले ये नजर आया क्या लिखा हुआ है? लेजेंड हार्ट। हार्ड। लीशन तो है, रूट लीशन है, रूट कैरीज लीशन है, लेकिन वो हार्ड है। ठीक है, हार्ड है वो। चाहे डार्क स्टेन्ड हो या स्टेन्ड ना हो, कलर कोई भी हो, लेकिन हार्ड है वो, टेक्सचर का हार्ड है। दूसरे नंबर पे जो है वो क्या है, सॉफ्ट है। लीशन जो है वो क्या है, सॉफ्ट है, लेकिन <<0.5 मिलीमीटर। नजर आ रहा है बोर्ड पे? और तीसरे नंबर पे जो थर्ड है वो है, विजन सॉफ्ट है, लेकिन <<0.5 मिलीमीटर। अब ये मैंने सॉफ्ट को दो में क्यों डिवाइड किया है, एक तो समझ में आ गया, मैंने नंबर 1 लिखा है हार्ड, नंबर 2 मैंने लिखा है सॉफ्ट <<0.5, नंबर 3 मैंने लिखा है सॉफ्ट <<0.5। तो 0.5 में ऐसी क्या खास बात है, कोई बताएगा? सर जो सर कैविटेशन चेक करने कैविटेटेड के हो लिए यूज जाता है। करते हैं। हाँ शाबाश, जो कैविटेशन का फैसला होता है वो 0.5 मिलीमीटर ही करता है, तो उसका मतलब ये है कि ये कैविटेटेड होगी और ये नॉन कैविटेटेड होगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट की, अरेस्टेड कैरीज को कैसे मैनेज करना होता है। इसको मैनेज करने के दो तरीके हैं, ये गौर से समझिएगा, इतना पेज नंबर, ये आप पेज नंबर देख लीजिएगा सबमिट के अंदर। चैप्टर 5 में चार्ट्स बने हुए हैं, और उसमें मैं शेयर भी करूंगा इंशाल्लाह, जैसे लेक्चर पूरा होगा मैं वो चार्ट शेयर भी करूंगा। और वो चार्ट इस तरह नहीं बना हुआ जैसे मैंने बनाया, मैंने चार्ट को भी मैं अपनी तरह से याद करता हूँ, अपनी तरह से बनाता हूँ, ये भी बात समझिएगा, मैं जब पढ़ाई का स्टाइल ये है। और ये मैं रेकमेंड भी करूंगा, चार्ट्स को भी टेबल्स को भी अपना टेबल बना के अपना चार्ट बना के वैसे याद करके वैसे लिखा करो, जरूरी नहीं एग्जैक्ट याद करो, लोगों का कॉन्सेप्ट होता है चार्ट तो एग्जैक्ट याद करना चाहिए, जरूरी नहीं है इसको। और इवन मैंने पीसीसीएम का चार्ट याद किया था, ये मेरे आईएमएम में सवाल आया था जनवरी 2019 में, और वो मैंने अपने अल्फाजों में पीसीसीएम का चार्ट लिखा था, ना कि मैंने एक किताब का चार्ट याद किया था, मतलब जिस्ट वही था, सेंट्रल कॉन्सेप्ट वही था, लेकिन अल्फाज मेरे खुद के थे। तो अब लीजन अगर हार्ड है तो उसको कैसे मॉनिटर किया जाए, अगर बीसीक्यू का सवाल आए, अगर सिनेरियो में मौजूद हो कि पेशेंट लो कैरीज रिस्क है, अगर लो कैरीज है या फिर मॉडरेट टू हाई। अगर लो कैरीज है, नजर आ रहा है आपको? हाँ, अगर लो कैरीज है तो आपको क्या करना है, सिर्फ मॉनिटर करना है बस। अगर अरेस्टेड कैरीज है और लो कैरियस पेशेंट है, लो कैरियस रिस्क पेशेंट है, तो सिर्फ मॉनिटर करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। लेकिन अगर अरेस्टेड कैरीज है और मॉडरेट टू हाई कैरियस रिस्क पेशेंट है तो आपने क्या करना है, रीमिनरलाइजेशन थेरापी करनी है, रीमिनरलाइजेशन थेरापी करनी है।
ठीक है, इसकी दो मैनेजमेंट हो गई, अरेस्टेड कैरीज की दो मैनेजमेंट हो गई, अरेस्टेड रूट कैरीज की दो मैनेजमेंट हो गई। डिपेंड करता है सिनेरियो में क्या लिखा हुआ, अगर पेशेंट इज लो कैरियस रिस्क देन ओनली मॉनिटर विद पेरियोडिक फॉलोअप्स, और अगर मॉडरेट टू हाई कैरियस रिस्क है तो फिर रीमिनलाइजेशन थेरापी को भी स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर सॉफ्ट कैरीज है, सॉफ्ट कैरियस लीजन है, और लेस देन 0.5 मिलीमीटर है, यानी एक्टिव है बट नॉन कैविटेटेड है, तो हम क्या करेंगे, रीमिनलाइजेशन थेरापी करेंगे। क्या करेंगे? रीमिनलाइजेशन थेरापी करेंगे इसके लिए। और नंबर 3 पे आते हैं, अगर कैविटेटेड है, अगर अगर कैविटेटेड है और 0.5 मिलीमीटर से ज्यादा है, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर उसकी करेंगे रेस्टोरेशन। तो उसकी करेंगे रेस्टोरेशन करेंगे। और इसमें एक और चीज है इंपॉर्टेंट बीसीक्यू का पॉइंट जो मैं रखना चाहूंगा सामने, कि इस चार्ट के अंदर, कि हमने जो पॉइंट नंबर 2 था, यानी कि जो नॉन कैविटेटेड सॉफ्ट कैरियस लीजन थी, उसमें हमने क्या किया, रीमिनलाइजेशन थेरापी की। अब हमने जो ऑब्जर्वेशन पीरियड हमारा कितना होना चाहिए, हमने रीमिनलाइजेशन थेरापी तो स्टार्ट कर ली, लेकिन हो सकता है वो फ्लॉप हो जाए, मतलब कैविटी में कन्वर्ट हो जाए, मतलब तुम्हारी फेल हो गई। और हो सकता है कि कामयाब हो जाए और वो वाकई ही अरेस्ट हो जाए। तो यानी कि जो ये सॉफ्ट नॉन कैविटेटेड लीजन है यानी एक्टिव, इसके दो प्रोग्नोसिस हो सकते हैं। प्रोग्नोसिस नंबर 1, कि ये अरेस्टेड हो जाएगी यानी कि कामयाबी। प्रोग्नोसिस नंबर 2, नहीं ये कैविटेशन में बदल जाएगी यानी कि नाकामी। तो ये हमने प्रोग्रेशन कितने टाइम में चेक करनी है, तो इसका बीसीक्यू का जवाब है 3 to 6 मंथ्स। 3 to 6 मंथ्स का फॉलो किया जाए, ये बीसीक्यू का पॉइंट है। ये हो गया हमारा चार्ट। ये जरूर याद रखिएगा, 3 to 6 मंथ्स चेक किया जाता है फॉलो। हर किसी का अपना है, रूट कैरिज रीजन का 3 to 6 मंथ्स है। अब हम आ जाते हैं आर्ट इन साइंस पे, आते हैं आर्ट इन साइंस से सवाल है, व्हाट आर 4 स्ट्रेटेजीज फॉर प्रिवेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि समिट में नहीं लिखा हुआ, चार क्या स्ट्रेटेजीज है रूट कैरिज प्रिवेंशन की। स्ट्रेटेजी नंबर 1, इंप्रूव द स्लेवरी फ्लो रेट एंड बफरिंग कैपेसिटी। सबसे पहला जो स्ट्रेटेजी है कि सिलेवा को इंप्रूव किया जाए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं दोबारा इस टॉपिक को छेड़ता हूँ, किस तरह जियोस्टोमिया को या सिलेवा को इम्प्रूव किया जाता है। तो यहाँ पे जब भी आपसे कोई जीरोस्टोमिया मैनेजमेंट की बात करे तो आप जवाब किस तरह दे दोगे, गौर से सुनिएगा। आप उनसे बोलोगे कि फर्स्ट वी हैव टू चेक इफ सिलेवरी ग्लैंड फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। इफ इट इज फंक्शनल यानी कि ठीक है, फंक्शनल है, तो हम क्या करेंगे, वी विल स्टिमुलेट द सिलेवरी ग्लैंड सो इट कैन प्रोड्यूस मोर सिलेवा। और व्हाट आर मेथड्स ऑफ स्लेवा को स्टिमुलेट करने के क्या तरीके हैं। नंबर 1, साइलेटोल च्युगम दे दो, वो चबाएगा और उसकी थूक और ज्यादा स्टिमुलेट होगी, स्लेवरी ग्लैंड और ज्यादा पैदा करेगा थूक, जो कि अच्छी बात है। नंबर 2, हम मेडिकेशन दे सकते हैं। कौन सी दवाइयां दे सकते हैं, कोई बताएगा? बीसीक्यू पॉइंट, कौन सी दवाई दे सकते हो स्लेवा को स्टिमुलेट करने के लिए? पिलोकार्पिन तो सब, पिलोकार्पिन। ये तो सब बताओ। काइलोकॉर्ड। इसके अलावा ये ऑप्शन में ही नहीं है, ये ऑप्शन में दिया ही नहीं एग्जामिनर ने, ऑप्शन में दूसरे चार है, अब उनमें से क्या एक सही आंसर होगा, दूसरी दवाई का नाम? बाइकार्बोनेट्स। सेविमिलीन, ये डॉक्टर जीवत ने लिखा, सेविमिलीन जो है वो दूसरी ड्रग है जो कि सिलावा को स्टिमुलेट करती है। एक होता है पिलोकार्पिन, दूसरी होती है सेविमिलीन। ये दोनों ड्रग्स के नाम समिट में लिखे हुए हैं, और अगर किताब में लिखे हुए हैं तो डेफिनेटली बीसीक्यू का हक बनता है, तो ये गलत बीसीक्यू नहीं होगा। लेकिन अगर स्लेवरी ग्लैंड नॉन फंक्शनल है तो फिर क्या करोगे, क्या हम मेडिप्लोकार्पिन दे सकते हैं अगर नॉन फंक्शनल है स्लेवरी ग्लैंड? नोप, नहीं दे सकते हैं। फर्स्ट मेथड था सिलाजैलेटोल गम देना, नहीं दे सकते। हम क्यों नहीं दे सकते हैं?
क्योंकि सलेवरी ग्लैंड नॉन फंक्शनल है, तो क्या करोगे दे के, कौन सा वो थूक पैदा करेगा? सीधी सी बात है। ठीक है ना? सीधी बात, नो बकवास, स्प्राइट पियो। हाँ, तो फिर इट वॉन्ट क्या क्या ऑप्शंस होंगे, फिर क्या कर सकते हैं ये मुझे बताएं। सिप्स ऑफ वाटर लेता रहे पेशेंट। हाँ, वाटर, वाटर को सिप करते जाए, स्टे हाइड्रेटेड, बार बार वाटर को सिप करते जाए। इसके अलावा नंबर 2 पे क्या आएगा? एंड व्हाट? साइलोकॉक्स सॉरी, और स्लाइवी स्लेवरी सब्स्टिट्यूट्स। साइ और साइलोगॉग्स। और क्या आएगा? आर्टिफिशियल स्लेवा हो गया, स्लेवरी सब्स्टिट्यूट। उसके अलावा ओरल मॉइस्चराइजर्स भी दे सकते हैं। तीन चीजें दे सकते हैं। नंबर 1, सिप, कांस्टेंट सिपिंग ऑफ वाटर। नंबर 2, स्लेवा सब्स्टिट्यूट्स। नंबर 3, ओरल मॉइस्चराइजर। उससे क्या होता है, मुंह गीला गीला रहेगा। तो ये तीन चीजें दे सकते हो। अब नंबर 2 स्ट्रेटेजी पे आते हैं प्रिवेंशन की। नंबर 2 है रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेप्टोकोकस म्यूटेंट्स, यानी कि बैक्टीरियल काउंट को डिक्रीज किया जाए। उसके लिए हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉशेस देते हैं। एक माउथ वॉशेस में क्लोरेक्सिडीन होता है और दूसरे माउथ वॉश के अंदर xylitol गम और सोडियम हाइपोक्लोराइड का कॉम्बिनेशन होता है। तो हम नंबर 2 पे क्या देंगे, डिक्रीज द काउंट ऑफ बैक्टीरिया। नंबर 3 स्ट्रेटेजी, रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कैरियोजेनिक डाइट को मॉडिफाई किया जाए। तीसरी स्ट्रेटेजी है। चौथी स्ट्रेटेजी, रीमिनरलाइजेशन थेरापी की जाए। रीमिनरलाइजेशन थेरापी के अंदर दो तीन चीजें आती हैं। नंबर 1, सीपीपी एसीपी दिया जाए। नंबर 2, फ्लोराइड जेल दिया जाए। और नंबर 3, हाई फ्लोराइड टूथपेस्ट दिया जाए। अब बीसीक्यू सवाल आप लोगों के सामने है कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये रहा कि फ्लोराइड जेल कितने दफा देनी होती है साल के अंदर या महीने के अंदर, या जो भी रूट कैरीज वाले पेशेंट के अंदर। जी ऑडियंस को जवाब बताइए। 2 to 4 times वीक में, आई गेस। वीक में, हफ्ते में 2 से 4 बार। ठीक है, आगे नेक्स्ट कोई और जवाब देना चाह रहे हैं? जल्दी जल्दी बोले, अजान भी लग रही है थोड़ा सा, अब एंड है, बिल्कुल एंड है। हर 4 महीनों में, ठीक है। नेक्स्ट, वंस इन 6 महीनों में एक, यानी कि 2 times a year। ठीक है, 2 times a year, किसी ने 2 times वीक बोला है। ये और रिस्क पे डिपेंड नहीं करेगा, रिस्क असेसमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। हाई कैरियस रिस्क है ना, रूट कैरीज है, हाई कैरियस रिस्क है। अब वो समझे, हाई रिस्क है, उस हिसाब से बता दें आप। 4 टाइम पर मंथ, वंस इन 3 मंथ्स, ठीक हो गया। अगर नॉर्मल कैरीज लीजन होती है ना, तो उसका जवाब था 4 times a year, यानी कि 2 to 4 times a year होता है। लेकिन रूट कैरीज है, तो रूट कैरीज में जवाब होता है 4 times a month। ये एक ब्लफ सवाल है, और यहाँ पे बहुत बड़ा एक ग्लिच है जहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लिखा हुआ है फ्लोराइड जेल और फ्लोराइड वार्निश 2 to 4 times इन अ ईयर दिया जाता है। टू टू जब हाई रिस्क हो तो 4 times a year, और मॉडरेट हो तो 2 या 3 टाइम्स। लेकिन अगर रूट कैरीज है तो 4 times इन अ मंथ दिया जाता है, महीने में 4 दफा दिया जाता है, साल में नहीं, महीने में। तो ये बीसीक्यू पॉइंट है खास तौर पे रूट कैरीज का, 4 times इन अ मंथ, रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। अब इसके अलावा दो एडिशनल स्ट्रेटेजीज है जो आर्ट एंड साइंस में लिखी हुई है, समिट में नहीं। 5वें नंबर पे है यूज ऑफ इलेक्ट्रिक टूथब्रश, क्योंकि काफी इसमें वजह लिखी हुई है, काफी जो रूट कैरीज होने वाले होते हैं ना, वो बड़े उम्र के होते हैं, तो उनको विजुअल डिस्टरबेंस होती है या फिजिकल प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए मैनुअल ब्रशिंग करना मुश्किल होता है, तो उनको इलेक्ट्रिक टूथब्रश दो। और उसके अलावा लिखा हुआ है वाटर इरिगेशन डिवाइस, एक डिवाइस होती है जिससे बहुत तेजी से पानी निकलता है मुंह के अंदर। तो वहां पे लिखा हुआ है कि इससे प्लाक तो हटेगा नहीं, जो बात है, लेकिन प्लाक की कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है, यानी कि जो गंदे बैक्टीरिया हैं वो हट जाते हैं प्लाक से। तो हमें वाटर इरिगेशन डिवाइस भी यूज पेशेंट को रेकमेंड करनी है जिनको रूट कैरीज है। छठी स्ट्रेटेजी क्या है कि रेस्टोर ऑल द रूट कैरियस, कैविटेटेड रूट कैरियस लीजन्स विथ फ्लोराइड ग्लेजिंग मटेरियल, हमने रेस्टोर कर देना है जो कि कैविटेटेड है। ये 6 स्ट्रेटेजीज है आर्ट एंड साइंस के अंदर, और समिट के अंदर भी ऑलमोस्ट यही चीज है, कोई नई चीज नहीं लिखी हुई। समिट के अंदर एक नई बात ये लिखी हुई है कि अगर शैलो कैविटी हो, मतलब एक छोटी सी अगर आपको लग रही है शैलो कैविटी हो, उसको आप जरूरी नहीं है, मतलब कैविटी तो है लेकिन 0.5 मिलीमीटर से कम है, फॉर एग्जाम्पल 0.3 मिलीमीटर है या 0.4 मिलीमीटर है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आप उस कैविटी को थोड़ा सा फिनिश करके ब्रॉड बना सकते हो, वाइड कर सकते हो, ताकि खाना ना फंसे, प्लाक अक्यूमुलेशन ना हो। उसको रेस्टोर करने की जरूरत नहीं है, उसको थोड़ा सा वाइड कर दो ताकि वो सेल्फ क्लींजेबल हो जाए, उस वो सेल्फ क्लींजेबल हो जाए। 1 मिनट अजान लग जाए।
और इसके बाद आखिरी टॉपिक है चैलेंजेस, आखिरी सवाल का जवाब होगा और उसके बाद आज का सेशन एंड। ठीक हो गया। आखिरी सवाल है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं रूट कैरीज लीजन को रेस्टोर करने में। चलो आप रेस्टोर करने बैठ गए हो, ओपीडी में पेशेंट बैठा हुआ है यूनिट पे, अब क्या क्या मुश्किल आएंगी। नंबर वन, समीना ने कहा है मॉइस्चर मॉइस्चर कंट्रोल नहीं होगा, और एक्सेस एक्सेस का क्या मतलब, मोमेंटम के साथ बॉन्ड नहीं करती चीजें अमूमन। अच्छे से बॉन्डिंग नहीं होगी, पुअर सबस्ट्रेट, हाँ शाबाश। मॉइस्चर कंट्रोल करना मुश्किल होगा, यानी कि रबर डैम लगाना मुश्किल होगा। सेम बात, आइसोलेशन करना मुश्किल होगा, रबर डैम लगाना मुश्किल होगा। ये चैलेंजेस है, ये सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और बताएं, और बताएं। अगर आप ओवरफिल कर दो कैविटी को तो वो मजीद जिंजाइवलाइजेशन करेगा, जिससे बार बार कोई जिंजवा को इरिटेट करेगा। ठीक हो गया। एक ने कहा विजिबिलिटी, और एक ने कहा बायोलॉजिकल विथ को प्रॉब्लम कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, और इन्होंने अभी कहा डॉक्टर आमना ने कि अगर आपने, ज़ाहिर है इंसान हो, गलती से थोड़ा ओवरफिल्ड हो गया तो, या ओवरहैंग हो गया, आसान भाषा में ओवरहैंग अगर आ गई, तो फिर वो प्लाक अक्यूमुलेशन वहाँ पे होगी, जिसकी वजह से पेरिडोंटल डिजीज होने का चांस है और जिंजाइवल रिसेशन होने का चांस है मुस्तकबिल में। ठीक हो गया। ये सारे डिफिकल्टीज हैं। समिट के अंदर क्या लिखी हुई है, सिर्फ 5 लिखी हुई है। नंबर वन, पुअर विजिबिलिटी, दिखाई नहीं देगा अच्छे से। पुअर एक्सेसिबिलिटी, यानी कि इंस्ट्रूमेंट का वहां पे पहुंचना बहुत मुश्किल होगी, दिक्कत आएगी। नंबर थ्री, रबर डैम लगाना मुश्किल होगा, यानी कि मॉइस्चर कंट्रोल, आइसोलेशन। नंबर फोर, पल्प प्रॉक्सिमिटी, यानी कि जैसे ही बर चलाते रहते हो पल्प बहुत ज्यादा करीब होता है, क्योंकि यहाँ पे एनेमल की थिकनेस तो है ही नहीं, तो वो पार्ट ऑलरेडी काट दो आप, तो पल्प इज वेरी नियर। नंबर पांचवें नंबर पे डेंटिनल सबस्ट्रेट बहुत पुअर होता है यहाँ पे, और बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती। ये 5 तो समेट के, इसके अलावा भी अगर आप ओवर एफिशिएंट बनना चाहते हो तो लिखो, और लिखने चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। छठे नंबर पे आएगा, जब आप कैविटी प्रेप कर रहे हो बर से, तो हो सकता है जिंजैवल मार्जिन में आइटोजेनिक ट्रॉमा हो जाए। तुम्हारा बर जो है वो मार्जिनल जिंजैवा को हिट कर सकता है, और डेफिनेटली कर सकता है पेपिला को, और खून निकलना शुरू हो जाए, तो उसको कहते हैं आइटोजेनिक डैमेज टू जिंजैवल मार्जिन या पेपिला। सातवें नंबर पे, रूट कैरीज को डायग्नोस करना ही मुश्किल होता है, तो आप हो सकता है रूट कैरीज ना भी हो, आप उसको रूट कैरीज कैविटी प्रेप करना शुरू हो जाओ, तो डिफिकल्ट इन डायग्नोसिस, क्योंकि सर्वाइकल बर्नआउट हो सकता है। आठवें नंबर पे, फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग करना मुश्किल होता है। चलो तुमने रेस्टोर कर दिया, अब फिनिशिंग पॉलिशिंग कहाँ से करोगे। उसके लिए सॉफ्टफ्लेक्स की डिस्क इस्तेमाल करोगे, तो वो फिर कैसे, वो और ज्यादा डैमेज कर सकती हैं, और अगेन अगर सही से पॉलिशिंग फिनिशिंग नहीं की तो ओवरहैंग क्रिएट हो सकता है, जो कि डॉक्टर आमना ने कहा कि मजीद प्लाक एक्यूमुलेशन हो सकती है और मजीद पेरियो कंडीशन खराब हो सकती है। उसके अलावा अगर रूट कैरीज थोड़ी सी नीचे है तो बायोलॉजिकल विथ डैमेज हो सकती है। बायोलॉजिकल विथ में अभी मैं डीप पे नहीं जाऊंगा, ये आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल विथ क्या है, एनसीसीएल में ज्यादा डीप में पढ़ेंगे बायोलॉजिकल विथ क्या है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बेसिकली अटैच जिंजावा, आसान अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। अटैच जिंजावा जो चिपका हुआ होता है ना उससे, दांत से, तो जिस चीज से चिपका हुआ होता है वो दो चीजें होती हैं, जंक्शनल एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू, इन दोनों दोनों को मिला के कहते हैं बायोलॉजिकल विथ, यानी कि बायोलॉजिकल विथ अटैच जिंजावा को चिपकाती है दांत से। तो अगर लीजन डीप है और मजबूरी में आपको अंदर की तरफ जाना पड़ेगा, तो ये बायोलॉजिकल विथ थोड़ी सी टूट जाती है। अब और आखिरी जो इसका चैलेंज है कि, आखिरी इसका चैलेंजेस सर हिस्टोग्राम में प्लाक सेचुरेशन का कॉन्सेप्ट है, वो भी प्लीज क्लियर कर दे।
ये मैंने खुद प्लाक सैचुरेशन का मैं खुद देख लेता हूँ कि एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट, अगर मुझे लगा इंपॉर्टेंट है तो मैं इंशाल्लाह उसको ऑडियो में बता देता हूँ ग्रुप के अंदर। अब आखिरी जो हमारा सवाल है वो है रेस्टोरेशन, कौन सा रेस्टोरेटिव मटेरियल बेस्ट होता है, ये मुझे आप बता सकते हैं, और फिर हम एंड करते हैं और आप लोग मगरिब पे जा सकते हैं। कौन सा रेस्टोरेशन मटेरियल बेस्ट होता है? बीसीक्यू में क्या टिक करोगे, जीआईसी, आरएम जीआईसी, या फिर कॉम्पोजिट, या फिर अमलगम? RMGIC। RMGIC। बहुत खैर इख्तलाफ राय हो रहा है लोगों में, लेकिन इसका सही जवाब है आरएमजीआईसी। आरएमजीआईसी सबसे बेस्ट होगा, उसको टिक करोगे। दूसरे नंबर पे किसको टिक करोगे अगर आरएमजीआईसी ऑप्शन में नहीं है? GIC। जीआईसी को, शाबाश। तीसरे नंबर पे किसको टिक करोगे अगर जीआईसी ऑप्शन में नहीं है? अमलगम। नहीं। कॉम्पोजिट। कॉम कॉम कॉम्पोमर भी हो सकता है। अच्छा, एक सवाल, कॉम्पोजिट अच्छा है, कॉम्पोमर अच्छा है, फ्लोएबल कॉम्पोजिट अच्छा है, इन तीनों में से क्या अच्छा है? फ्लोएबल। ठीक है। मैनिपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लोएबल थोड़ा आसान होता है क्योंकि आप उसको कंट्रोल आराम से कर सकते हैं और वो कैविटी में आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंटेशन वाला मसला आपका मोरल एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर आमना। और मेरी जाती राय भी यही है कि फ्लूइबल अच्छा है, लेकिन किताब की राय कुछ और है और हमें किताब की राय को मानना पड़ेगा। समिट कहता है कि हाइब्रिड कंपोजिट और माइक्रोफिल्ड कंपोजिट आर बेटर ऑप्शंस देन फ्लूइबल कंपोजिट एंड कॉम्पोमर। इन दोनों से ज्यादा जो बेहतर है वो कंपोजिट है। कौन सा वाला, माइक्रोफिल्ड और हाइब्रिड। लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये ओल्ड डेटा है, मेरा ख्याल है समिट को अपनी बात की इस्लाह करनी चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट आर्टिकल्स में आता है फ्लूइबल कंपोजिट ज्यादा अच्छा है। पर स्टिल हमें किताब को फॉलो करना है, क्योंकि बीसीक्यूज हमेशा किताब से बनते हैं, आर्टिकल से नहीं बनते हैं। तो आपको अगर बीसीक्यू में आएगा तो उसमें लिखना है कॉम्पोजिट। और अगर बीसीक्यू आता है कि विच इज बेस्ट कैरियर मटीरियल इफ एस्थेटिक कंसर्न है पेशेंट को, तो भी आपने कॉम्पोजिट लिखना है। और चाहे भले आरएमजीआईसी ऑप्शन में हो फिर भी कॉम्पोजिट लिखना है, क्योंकि सिनेरियो में आ गया एस्थेटिक कॉन्शियस पेशेंट। और अगर बीसीक्यू में सिनेरियो उस तरह आता है कि अगर मॉइस्चर कंट्रोल मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो पा रहा, तो फिर बेस्ट मटेरियल कौन सा है? ऑप्शन में चारों ऑप्शन है, क्या लिखोगे? अगर मॉइस्चर कंट्रोल नॉट पॉसिबल फिर अमलगम लिखोगे, अमलगम अमलगम। अगर मॉइस्चर अमेरिकन। कंट्रोल पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है ना, तो फिर अमलगम करना है। और एस्थेटिक से फिर कॉम्पोजिट करना है। और अगर हाई कैरियस रिस्क है या नॉर्मल अगर सिनेरियो है तो फिर आपने रिजिड मॉडिफाइड जेएसी करना है, अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर जीआईसी करना है। तो दिस इज ऑल। हमने आर्ट एंड साइंस और समेट दोनों को कवर कर दिया है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर दी हैं। और एक प्लाक सैचुरेशन का कह रही हैं डॉक्टर सादिया, वो मैं खुद चेक कर लूंगा, और अगर मुझे बात समझ आई इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं ऑडियो में बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वंडरफुल ऑडियंस, और इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। कल का लेक्चर भी छोटा होगा। हर वीक का शेड्यूल इंशाल्लाह थर्सडे फ्राइडे को अपलोड होगा कि कौन सा लेक्चर लाइव, कौन सा प्री रिकॉर्डेड वगैरह Blood सारी। saturation का पॉइंट है, डिनेचुरेशन ऑफ कोलेजन। प्राइवेट फेसबुक ग्रुप में अभी बना दूंगा इंशाल्लाह, आज रात तक लिंक शेयर हो जाएगा, उसको ज्वाइन करिएगा ओरिजिनल फेसबुक आईडी से। जिसकी ओरिजिनल फेसबुक आईडी नहीं होगी उनकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, और जिसकी रिक्वेस्ट ओरिजिनल फेसबुक आईडी है फिर भी एक्सेप्ट नहीं हो रही, वो मुझे पर्सनली स्क्रीनशॉट भेजे अपनी आईडी की, तो उसको फौरन फौरी तौर पे एक्सेप्ट किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।